हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको इन्वायरमेंट की जो मोस्टिंग थी वो मैंने आपको पहले ही दे दी थी। अब जो उसके आंसर थे वो मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। ओके, तो चलिए आपके आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला आंसर है पर्यावरण का अर्थ। ओके, तो पर्यावरण का अर्थ क्या है ये देखिए। पर्यावरण शब्द का निर्माण है दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पर्यावरण, परि का अर्थ होता है चारों ओर से, आवरण का अर्थ होता है ढके हुए। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ व्यक्ति के चारों ओर का आवरण, जिसमें हम चारों ओर से घिरे होते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये इसका आशय, अर्थ, ये दो चीज़ हो गई इसकी। ओके, अब आपको देना है प्योर परिभाषा। तो परिभाषा क्या है आपकी? पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक प्राणी के जीवन के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ये आपको एग्जैक्ट इसकी परिभाषा देनी है। अगर वो आशय अर्थ पूछता है तो आपको ये वाला लिखना है, और परिभाषा पूछता है तो आपको ये लिखनी है। ओके, अब चलते हैं महत्व की ओर। ओके, ये महत्व, समस्त प्राणी भोजन के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। अनेक पादप भी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण के वातावरण से ही जीवों की संख्या एवं घनत्व में वृद्धि व कमी होती है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। फिर है समस्त जीवधारी एवं मनुष्य अपने जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं पर्यावरण से ही प्राप्त करता है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया। पर्यावरण, हम लोग पर्यावरण पर ही निर्भर रहते हैं। हम लोगों को लकड़ी चाहिए, भोजन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हम पर्यावरण पर ही तो निर्भर हैं। हमें अपने आप को सही रखना है, तो अगर अपना वातावरण सही रहेगा तो हम लोग सही रहेंगे। कहने का इसका मतलब ये है कि हम भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से ही प्राप्त करते हैं। पर्यावरण में क्या, हरे पौधे आएंगे, तो वही चीज़ मैंने आपको लिखी है। अब आपको इसकी हेडिंग लिखनी है। अब वो देखिए आप लोग हेडिंग कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन तो इतना हो गया, लेकिन आप लोग अब 12 में तो है नहीं कि आपका इतने में आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। वो कम से कम आपको एक क्वेश्चन के लिए 3-4 पेज ही आपको लिखना पड़ेगा, तब वो देगा। ओके, तो अब आप इस क्वेश्चन को बड़ा कैसे करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। ओके, तो मैंने इसकी कुछ हेडिंग लिखी है, मैंने इतनी लिखी है। आपको कुछ और याद आ जाए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आप किसी और को याद आ जाए तो वो, तो ऐसे क्या होता है कि मैंने जो एग्जैक्ट थी वो नहीं लिखी, मुझे जो याद आती गई, कुछ हमने ढूंढी तो मिल जाती हैं। ओके, तो आप ये नहीं कह सकती यही बस हैं। आपको जो याद आता है, आपको कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण से आपको क्या क्या लाभ होता है, वही महत्व होता है। अगर महत्व की जगह वो लाभ पूछ ले तो आप लोग ये मत कहना कि मैम ने तो महत्व बताया था, लाभ तो बताया नहीं। वही चीज़ है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी आ जाए पर्यावरण से रिलेटेड, आपको यही आंसर लिखना है उसमें। ओके, तो देखिए पहली मैंने हेडिंग बताई है निर्भरता। जैसे आपको पेड़ों से देखो क्या मिलता है, पर्यावरण में इसमें जब आप लोग लिखेंगे कि हमें निम्नलिखित मतलब इसके लाभ मिलते हैं, महत्व हैं, तो आप पेड़ों से O2 मिलती है, स्वस्थ वातावरण रहता है, खनिज पदार्थ मिलते हैं, भोज्य पदार्थ, लकड़ी, इमारती लकड़ी, पेड़ होते हैं उससे मिलता है आपको। और भी जो जो चीज़ आपको मिले आप लोग वो करते जाएंगे। ओके, एग्जैक्ट कहने का मतलब ये है कि निर्भरता है, आप लोग पर्यावरण में जिस चीज़ से निर्भर हैं, हमने तो ये एग्जैक्ट लिखा है। आपको जो भी याद आता जाए XYZ कि हम इस चीज़ से निर्भर हैं, आपको वो लिखनी है। कहने का मतलब ये है, आप लोग को बस सिर्फ समझना है, याद नहीं करना। आप लोग सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड वो कह रहा है शारीरिक अनुकूलन। देखिए जितना अच्छा अपना जिस शारीरिक अनुकूलन का कहने का मतलब ये हो जाएगा, जैसे हाँ, तो सेकंड थी आपकी शारीरिक अनुकूलन। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अपन लोगों का जितना स्वस्थ वातावरण रहेगा, हमारा शारीरिक उतना ही अच्छा होगा, अनुकूलन होगा। अगर कहने का मतलब जैसे अपने यहाँ का भारत का कितना अच्छा होता है, ठंडी भी होती है, गर्मी भी, उसी हिसाब से अपन लोग का जैसे स्वस्थ जल, स्वस्थ वायु, जैसे जल अपन को साफ स्वच्छ मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगी, तो अपना शारीरिक अनुकूलन होगा, बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये हुआ। ओके, अब जैसे तीसरी हेडिंग आपकी ये है कि स्वस्थ समाज। तो अब स्वस्थ समाज होगा, जब स्वस्थ वातावरण होगा तो स्वस्थ समाज होगा। आपके बोलने चालने का, व्यवहार का, इसमें आपकी अच्छी वो होगी। अगर आपका स्वस्थ वातावरण ही नहीं होगा तो आपका स्वभाव, मतलब सब वातावरण से आपको लिखना है। हेडिंग बस आप लिखते जाइए, बस इस तरीके से बनाना है। मैं आपको सिर्फ बनाने का तरीका बता रही हूँ। ओके, अब देखिए फोर्थ है प्राकृतिक अनुकूलन, सॉरी प्रकृति प्रभाव लिखा है इसमें। अब देखिए प्रकृति प्रभाव में क्या है। ओके, तो प्रकृति प्रभाव में देखो आपको क्या मिलता है, वर्षा। जब वर्षा होगी
तो अपने यहाँ की देखो बाग बगीचे होते हैं, उसमें भी अच्छी वृद्धि होगी। जैसे टूरिज़्म होते हैं जहाँ पे अच्छी जैसे कि शिमला कह दो, जहाँ पचमढ़ी कह दो, तो यहाँ का मौसम वातावरण ऐसा थोड़ी रहता, अच्छा रहता है, इसलिए वहाँ पे टूरिज़्म घूमने भी जाते। लेकिन ये सब प्रकृति के अनुसार है, मतलब अगर अपने यहाँ की वातावरण सही रहेगा तो प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये कहने का उसका मतलब है। अब सेकंड है कृषि पर प्रभाव। कृषि का प्रभाव, वातावरण शुद्ध रहेगा साफ, अगर समय पर बारिश होगी तो अपने यहाँ की कृषि अच्छी होगी। जब जिसमें ठंडक चाहिए, जैसे अपने यहाँ की अभी ठंडियों की फसल थी, उसमें ठंडक चाहिए होती, तो देखो ठंडक होती है तो अपनी फसल अच्छी, मतलब जिस जैसा मौसम चाहिए होता उसी के अनुसार चेंज होता रहता, तो इसमें आ जाएगा कृषि में प्रभाव। ओके, अब है दैनिक दिनचर्या। ओके, एक मिनट। ओके, तो दैनिक दिनचर्या में ये है कि जो जैसी जलवायु होगी, जैसा वहाँ का मौसम हो, अपन लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। जैसे अपने यहाँ की बहुत अच्छी है तो अपन लोग 18 घंटे 20 घंटे इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन लोगों के यहाँ की मौसम सही नहीं होगा, जलवायु अच्छी नहीं होगी, तो अपन लोग ज़्यादा समय तक काम नहीं कर सकते। ओके, जैसे अपन लोग यहाँ मोदी जी कहते हैं ना, मैं 18 घंटे काम करता हूँ, यही है दिनचर्या। ओके, अब लास्ट है आपकी जीवन आयु। देखो, जब वातावरण अपना शुद्ध साफ रहेगा तो अब सभी मनुष्यों की जो जीवन आयु वो अधिक होगी। ओके, साफ इसमें अगर कहने का मतलब ये नहीं, कहने नहीं लगते, पहले के जो बुजुर्ग कहते थे कि पहले का जीवन आयु बहुत अच्छी रहती क्योंकि वातावरण शुद्ध रहता है। लेकिन अब देखो कितना मिलावटी हो गया, ज़्यादा होता है, इसलिए अब जो मनुष्य होते कहते थे जल्दी ख़त्म हो जाती है। यही है कि अगर वातावरण अपना शुद्ध होगा तो जीवन आयु भी अच्छी होगी, ये है इसका मतलब। मैंने आपको बताई 7 हेडिंग। ओके, आपको कुछ भी याद आए तो आप अपने मन से भी लिख सकते, ज़रूरी नहीं कि आप मैंने ये 7 बताई तो आप लोग 7 ही पढ़ें। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या दिखाया बताया था आप लोगों को। ओके, चलिए, सेकंड क्वेश्चन था आपका पारिस्थितिक तंत्र। ओके, तो पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक इकाई है जिसमें सभी जीवधारी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एक क्षेत्र विशेष में शामिल होते हैं जिसमें एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें, हम कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर क्रिया से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। ओके, उदाहरण के लिए तालाब, झील, नदी, जंगल, द्वीप ये वगैरह होते हैं। जैसे एक दूसरे से, जैसे कहने का मतलब जैसे इसमें एक दूसरे से, जैसे 1 मिनट रुकिए, पेड़ होता है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था तालाब, झील, नदी, तो आप ऐसे समझ लो इसका उदाहरण कि जब जहाँ नदी होती है, ठीक है, तो बगल बगल में जब नदी होगी तो उसमें घास भी उगती है, ठीक है, तो जानवर जाके घास को खाते हैं। वहीं पे देखो नदी होगी तो मछलियाँ भी पलती हैं, मछली पालन होता। तो जैसे अपन लोग बाग जाते हैं तो अपना गेहूँ वगैरह धुलते हैं, तो जो गेहूँ होता है उससे मछलियों को भी प्रदान होता है। कहने का मतलब एक दूसरे से जो उनको परस्पर संबंध, मतलब आपस में उनका जो संबंध होता है वो बताना है, उसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। एक दूसरे को क्या लाभ हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी परिभाषा, उदाहरण। अब देखो, जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं 2 घटकों से मिलकर बना होता है, क्योंकि इसके घटक पूछे जाते हैं हमेशा कि कितने घटकों से मिलकर बना होता है या विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये 2 घटकों से बना होता है। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। ओके, तो अब लोग स्वपोषी स्पष्ट है नाम से, स्वयं जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं, जैसे कि हरे पौधे। क्लियर है। सेकंड है परपोषी, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अजैविक, जैविक। अब इसको थोड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को बड़ा लिखना है, छोटा नहीं लिखना है। अब देखिए, जो अजैविक होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक, जलवायवी। तो जो कार्बनिक होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण ये चीज़ें आती हैं। अब जब अकार्बनिक पदार्थ लिखेंगे तो जैसे में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, लोहा ये चीज़ अपन लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब जलवायु में जैसे प्रकाश, वायु, मृदा, पहाड़, वर्षा ये चीज़ें आती हैं इसमें। मतलब अपन लोग को ये बताना है, आप लोग हेडिंग लिख के सीधे जैसे भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना, बस बड़ा दिखना चाहिए इसमें, क्योंकि आपको बड़ा लिखना है इसमें क्वेश्चन। तो हमने बड़ा करने का तरीका बता रहे हैं, इसमें आपको हेडिंग नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप स्वपोषी और परपोषी की बस हेडिंग लिख देना, बाकी के आप एग्जाम्पल देते जाना। ओके, अब आपको देखना है सेकंड था, देखो जैविक घटक भी बेटा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा?
स्वयंपोषी यानी उत्पादक, विषमपोषी यानी उपभोक्ता, तीसरा होता है बेटा अपघटक। लेकिन अब देखो, स्वयंपोषी का उदाहरण आपको पहले भी है, जिसमें स्वयं अपना भोजन बनाते कौन, हरे पौधे। विषमपोषी जब आएगा तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता में बेटा शाकाहारी आता है, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आता है, तृतीयक में आता है सर्वाहारी। शाकाहारी जो मांस नहीं खाता, हरी घास, सब हरी सब्जियां जिसे कहते हैं, हरी घास, ओके। द्वितीयक में जो मांस खाता है, जानवरों को जो खाता है उसको मांस कहते हैं, ओके। तृतीयक सर्वाहारी जो दोनों खाता है, शाकाहारी भी और मांसाहारी, उनको सर्वाहारी बोलते हैं, ओके। अब देखो अपघटक में कौन आते हैं, अपघटक में जीवाणुओं तथा कवकों को रखा गया है, मरे हुए। आपको इतना बार रखना है, आपको परिभाषा नहीं लिखनी है, मत लिखिए, आप सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान रखिए, ओके। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने मैंने आपको प्रकार बताए, जैसे जैविक घटक का, अजैविक घटक का और विषमपोषी का, तो सभी के बेटा 3 ही प्रकार होते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी के 3 ही हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं किस में 2 था किस में 3, क्योंकि 3 ही हैं। सिर्फ उसमें बस है कि घटकों को कितने भागों में डिवाइड किया, सिर्फ 2 में, स्वपोषी और विषमपोषी। फिर उसमें 2 है, बाकी सभी के 3-3 रखने हैं। तो इससे आपको याद बना रहेगा, ओके। तो आपका ये वाला क्वेश्चन था पारिस्थितिक तंत्र, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, खाद्य श्रृंखला। 1 मिनट बड़ा करें थोड़ी सा, ओके। तो खाद्य श्रृंखला की पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, क्या है, किसी पारितंत्र में उत्पादक से उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण क्रमबद्ध तरीके से होता है, किस तरीके से, क्रम से होता है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ओके। आप दूसरी लैंग्वेज में समझो, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, भोजन के प्रवाह को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे यहाँ पे उत्पादक लिखा है, तो उत्पादक क्या होता है, हरे पौधे। हरे पौधे को कौन खाता है, जानवर खाता है, खरगोश खाता है। फिर खरगोश को कौन खाता है, लोमड़ी। लोमड़ी उन लोगों को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये होता है क्रमबद्ध प्रवाह। क्या होता है, क्रमबद्ध प्रवाह। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये देखो, जैसे सूर, फिर पौधे। सूर अपना भोजन कहाँ से बनाता है, पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सूर से। प्रथम उपभोक्ता पौधे से अपना प्राप्त करते, द्वितीयक प्रथम से, तृतीयक इस तरीके से। ये है इसका मतलब, ओके। अब आपको नेक्स्ट इसी का देखना है, क्या देखना है कि इसके जो प्रकार हैं ये भी देखो 3 होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, इसमें जितने भी आप लोग प्रकार पढ़ेंगे 3 ही मिलेंगे, तो आपको इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है किसके कितने प्रकार थे, ओके। तो पहला प्रकार है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, दूसरा है परजीवी खाद्य श्रृंखला, तीसरा है मृतोपजीवी। तो इसमें आपको क्या याद रखने हैं, हरे पौधे एवं छोटे जीव जंतु, ओके। और इसमें क्या है, ये देखो, इसमें डायरेक्शन क्या, इसका मतलब ये है कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरफ होता है, ओके। तो इसमें किस तरफ होता है, हरे पौधों से छोटे जीव जंतु, ये लिखा है इस तरफ, हरे पौधों से छोटे जीव जंतुओं की तरफ। तो आपको यही हेडिंग, इसकी हेडिंग में लिख लेना है। और आप जैसे में कैसे लिख देंगे, हरे पौधे एवं छोटे जीव जंतु, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा 3-4 लाइन का, ओके। फिर क्या है, परजीवी खाद्य श्रृंखला, ये है बड़े जीव जंतु से छोटे जीव जंतुओं की हो जाते हैं, ये लिखना है आपको। फिर मृतोपजीवी, मृतोपजीवी से सूक्ष्म जीवों की ओर जाते हैं, ये है इसका मतलब। आपको इसके नाम याद रखने हैं और इसमें क्या होता है ये आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं याद रखना है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है आपका, ये देखो, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह है, क्या है, ऊर्जा था। तो इसमें क्या है, इस स्तर में खाद्य श्रृंखला या खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह दर्शाया जाता है, इस श्रृंखला में सामान्यतः 4 स्तरों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, देखो, पहला है मूल उत्पादक, जैसे हरे पौधे कहते हैं, प्राथमिक पोषक स्तर इसे कहते हैं। दूसरा है प्रथम उपभोक्ता, जिसे द्वितीय पोषक स्तर कहते हैं, ओके। फिर तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, जिसे तृतीयक पोषक स्तर कहते हैं। चौथा है तृतीयक उपभोक्ता, जिसे चतुर्थ या अंतिम पोषक स्तर कहते हैं। ये इतना आपको लिखना है इसमें, चाहे छोटी सी टिप्पणी आ जाए चाहे जैसा आ जाए, आपको इस तरीके से लिखना है, ओके। आप ये ना समझे कि मैं इतना बड़ा बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो इससे आधा आधा भी याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, ओके। क्योंकि आप इतनी जल्दी याद तो कर नहीं सकते, तो जितना भी आप लोगों को समझ में आया आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आधा भी याद रहेगा चलेगा आप लोगों के लिए, ओके। और पूरा याद रहे तो कहने ही क्या है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जस्ट क्या है, ये देखिए, एक था खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला दोनों साथ में आते हैं, ओके। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला जो है दोनों साथ में आते हैं कि इनका वर्णन कीजिए, ओके। तो
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का एक ही समय में कार्यरत रहने के कारण जो खाद्य जाल का निर्माण होता है। क्या होता है? जो अपन ने श्रृंखलाएं पढ़ी है, इसमें अनेक एक साथ रहती है और कार्य करती है, उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। जैसे कि देखो, खाद्य जाल का महत्व यह है कि, अब देखते हैं क्या है महत्व इसका। ओके, यह है कि यह पारितंत्र को संतुलित रखता है। किसका? खाद्य जाल का महत्व है कि वो पारितंत्र को संतुलित रखता है। कौन? जैसे घास को खरगोश, हिरन, टिड्डा खाते हैं, और खरगोश और जो हिरन होता है उसको शेर खाता है। अगर क्रमशः मतलब खरगोश या हिरन या टिड्डे में से इनमें से किसी की भी एक जाति विलुप्त होती है या खत्म हो जाती है, तो दूसरी प्रजाति से ऊर्जा का संचार होता है। जैसे ये होते हैं, घास को खाते हैं कौन? खरगोश, हिरन, टिड्डा। ओके, और इन लोगों को कौन खाता है? शेर, क्योंकि ये होती है इसकी इनको खाने वाली चीज़, शेर खाता है। अगर खरगोश या हिरन टिड्डे में से किसी की भी प्रजाति कम होती है, तो वो, अगर खरगोश खत्म होता है प्रजाति, तो वो हिरन से अपना पेट भर लेगा। यदि हिरन की भी प्रजाति खत्म हुई तो वो टिड्डे से भर लेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि किसी ना किसी से वो अपना पेट भर लेगा। तो इसी से ऊर्जा प्रवाह जो संचार होता है वो चलता रहता है। इसी से जिससे क्या होता है, जिससे हमारा पारितंत्र संतुलित रहता है। ओके, फिर इसी में एक लाइन आपको बहुत और अच्छी लिखनी है कि इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है अनियमित होता है उसमें, और श्रृंखला में क्या होता था? सीमित होता था। ओके, और जो ऊर्जा का पथ होता है वो अनेक दिशाओं में होता है, क्योंकि इधर से भी हो सकता है, इधर से भी, और जो श्रृंखला का था वो सीधा सीधा जा रहा था। बस आपको ये याद रखना है। आपको जितने मैंने पॉइंट बताया, इसी को आपको अंतर में लिख देना है, क्योंकि कभी कभार वो अंतर भी साथ में पूछ लेता है, और नहीं भी पूछता है तो आप लोग लिख देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बड़ा लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पूछे आपको बड़ा करना है क्वेश्चन, बस। ओके, तो देखो अब आपको इसमें कुछ अंतर में लिखना क्या क्या। पहली हेडिंग आपको लिखनी है पथ, दूसरी लिखनी है व्यवहार, तीसरी लिखनी है दिशा, चौथी लिखनी है आपको क्षेत्र, और एक आपको लिख देनी है परिभाषा, दोनों की। चल जाएगा, तो 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके। देखो, जो खाद्य श्रृंखला का पथ होता है सीधा, देखो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, और जो खाद्य जाल का होता है वो अनियमित होता है। ओके, इनका जो व्यवहार होता है वो एक दूसरे से नहीं होता, इनका खाद्य श्रृंखला के रूप में व्यवहार होता है। ओके, फिर इसमें इनका जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है, और इनका कई दिशाओं में होता है। अब देखो, क्षेत्र है, जब छोटा होगा तो खाद्य श्रृंखला का जो क्षेत्र होगा वो छोटा होगा, और खाद्य जाल का बड़ा होगा, क्योंकि अनियमित है तो बड़ा होगा, इनका सीधा था तो छोटा होगा। और फिर आपको परिभाषा जो मैंने अभी आपको बताई वो आपको परिभाषा लिख देनी है। ये भी आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट। ओके, अब आपकी ये दोनों अलग अलग टिप्पणी में आ जाए तो लिख देना है, साथ में पूछे तो लिख देना है। क्लियर है? और अंतर आ जाए तो आपको अंतर भी लिख देना है। चलिए, ओके, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? पारिस्थितिक पिरामिड। एक था पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड, दोनों अलग अलग है, ये याद रखिए। देखिए, आपको इसकी पहले डेफिनेशन क्या लिखनी है? किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीवों की संख्या और संचित ऊर्जा को चित्र द्वारा दर्शाया जाए तो एक पिरामिड यानी शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है, उसे हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में, उनकी संख्या द्वितीयक उपभोक्ता से अधिक होती है। उसी प्रकार जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या द्वितीयक उपभोक्ता से कम होती है। नहीं आया समझ? अब देखो, अब चित्र हम दिखा रहे हैं आपको, उससे आपको जरूर समझ आएगा। ये देखो, समझ आ रही है आप लोगों को? 1 मिनट देखिए। देखो, ये क्या है? उत्पादक, ठीक है। यह है प्राथमिक उपभोक्ता, ये देखो बड़ा है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता और छोटा हो गया, तृतीयक उपभोक्ता और छोटा हो गया। ओके, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग स्पष्ट दिख रहे हो, जैसे घास है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या होती है? घास। फिर उससे दूसरे सेकंड नंबर में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो देखो खरगोश, इसमें हिरन, कई सारे जीव जंतु आ जाते हैं, तो ये काफ़ी होता है। अब जो द्वितीय उपभोक्ता से जैसे लोमड़ी वगैरह, इनकी देखो संख्या थोड़ी कम होती है, शेर वैसे ही कम है। तो आपका देखो ये शंकु की तरह बन रहा है बिल्कुल पिरामिड, इसी को हम लोग पिरामिड बोलते हैं, जो इसी पे डिपेंड है इसकी डेफिनेशन। आप लोग चित्र समझ जाएंगे तो आप लोग को परिभाषा समझ में आ जाएगी। ये है इसका मतलब। देखो, शेर का बिल्कुल छोटा दिख रहा, लोमड़ी का और थोड़ी बड़ा, फिर खरगोश का, और घास सबसे ज़्यादा दिख रही। तो यही है इसका कि शंकु की आकृति का बनता है। ओके, अब देखो जो ये इसका क्वेश्चन एक और आएगा, इसी में कि प्रकार पूछे, ये आता है कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको क्वेश्चन बड़ा लिखना है। जैसे
इसके प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन सा? जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, 3 होते हैं इसके। ओके, तो जो जीव संख्या का पिरामिड होता है इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी। कैसी? पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला जो पिरामिड होता है वो जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है, जिसमें संख्या को मतलब प्रदर्शित करने वाला जो पिरामिड होगा उसको जीव संख्या का पिरामिड कहेंगे। बात तो सही है। अब इसमें है कि घास के मैदान एवं खेत के पारिस्थितिक तंत्र में जब हमेशा पिरामिड सीधा बनता है, जैसे कि अभी ये ऊपर आपने देखा था, यही है इसका पिरामिड। ओके, अब आपको सेकंड देखना है, जीव भार का पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के भार के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला, उसमें सिर्फ संख्या लिखी थी, इसमें आपको भार लिख देना, वही है डेफिनेशन, जिसे हम जीव भार का पिरामिड कहते हैं। ये कैसा है इसका उदाहरण? स्थलीय, जो अपन लोग स्थल है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्रों के जीव भार का जो पिरामिड है ये भी हमेशा सीधा बनता है, बनते और भी तरीके से, लेकिन आपको सिर्फ अभी मेन समझना है और आपको समझना ये कि लिखना क्या है एग्जैक्टली, नहीं तो मैं और भी आपको डिफिकल्ट कर सकती थी। ओके, फिर आपको थर्ड देखना है ऊर्जा का पिरामिड। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि सूर्य की जो पूरी ऊर्जा होती है वो पौधों द्वारा ली जाती है। पौधों द्वारा तो नहीं ली जाती है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब में डिवाइड होती है, लेकिन जो सूर्य की ऊर्जा होती है सबसे अधिक पौधों द्वारा ही ली जाती है, आपको भी मालूम है, ठीक है। तो इसका जैसे में आप लोग लिख देंगे कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये हो गया आपका पारिस्थितिक पिरामिड। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, आपको मैंने चारों क्वेश्चन इसमें लिखवाए भी हैं। मेरा कहने का बेटा ये मतलब है कि आपका देखो, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पर्यावरण बताया था, देखो इसमें 1 मिनट रुकिए, देखो पर्यावरण मैंने आप लोगों को बताया था। अब आपको पर्यावरण से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिख देना है। सेम आपको पारिस्थितिक तंत्र में करना है, वो घटक पूछ ले, आपको एक निबंध लेख पूछ ले, सिद्धांत पूछ ले, पारिस्थितिक तंत्र कुछ भी पूछ ले, आपको तंत्र पारिस्थितिक तंत्र नजर आ जाए आपको यही लिखना है। बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ रखना है, गलत मत कर देना इसको। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था? देखो खाद्य श्रृंखला है, आपसे टिप्पणी पूछ ले, किसे कहते हैं आशा, कुछ भी पूछ ले आपको ये लिखना है, ऐसी खाद्य जाल में करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड पर आपको नजर आ जाए, कुछ भी पूछ ले, मैंने जितना आपको लिखवाया वो आपको लिखना है, बस इतना ही है। आपको 4 क्वेश्चन पढ़ने, आपकी पहली यूनिट कंप्लीट। कहीं से भी क्वेश्चन दे दे आपसे बन जाएगा, यही मोस्ट है, यही मैंने आपको समझा दिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको देने वाली वो 2nd यूनिट की है, ऑब्जेक्ट भी देने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग देखते रहिएगा।